दोस्तों बचपन में जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले कैंची की चलाते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग डंडे की साइकिल चलाते हैं, तब जाकर गद्दी जो है हमारे नीचे आती है और फिर हम लोगों को लगता है कि अब हम लोग प्रो हो गए हैं। पर लेकिन ये पैटर्न आप लोगों ने फील किया होगा, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं। स्टार्टिंग में डर लगता है, पर लेकिन फिर आराम आराम से आप लोगों के अंदर का वो डर खत्म हो जाता है। ऐसी ही कला आप लोगों को यहाँ पर ये इस वीडियो के अंदर देखने को मिल रही है। आप लोग नॉर्मल एक दीवार पर चलेंगे ना, ऐसा लगेगा यार ये दीवार के नीचे जरा सा झांकोगे तो एकदम गिर जाओगे। ऊंची बिल्डिंग पर आप लोग खड़े होकर देखना, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी। पर लेकिन जब आप लोग इस लेवल की प्रैक्टिस कर लेते हो लाइफ में, तो फिर आप लोग जो हैं ये ऐसी जो कलाकारी हैं वो आंख बंद करके भी कर सकते हो। इसे कहते हैं प्रैक्टिस। तो यही सेम प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों को अपनी पढ़ाई के अंदर लेकर आनी है। जिस दिन इस लेवल की प्रैक्टिस आ गई ना यार, सारे एग्जाम आप लोग के जो है वो आप लोगों को नीचे पड़े हुए मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि इंसान ने जब कोई एक एग्जाम निकाला तो सारे एग्जाम निकलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस का एक ऐसा लेवल बना लिया है। तो आप लोगों को भी बस यही करना है, लगे रहना है। किस किस को इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की मोटिवेशनल कोटेशन, जिंदगी में ना यार दो इंसान ऐसे हैं, मतलब उन इंसानों के लिए अगर कोई जान भी दे देना तो वो भी ये बोला जाए कि वो भी कम है। वो दो इंसान कौन है बताओ वीडियो को पॉज करके। वो इंसान है हमारे माँ और बाप, यानी कि एक तरीके से हमारे माता पिता। तो एक तरीके से आप लोग खुद देखो यार, ये लोग जो हैं ज़िंदगी में, आप लोग उनकी तरफ को एक बार देखना, वो ज़िंदगी में उनकी खुशी आपकी खुशी के साथ में जुड़ जाती है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ हारा है, आप लोगों को बस अच्छी ज़िंदगी मिलती रहे, उसके लिए क्या नहीं करते हैं अक्सर आप लोगों ने देखा होगा माँ बाप। और माँ, आप लोग उसको तो मतलब एक तरीके से किसी चीज़ के साथ में कंपेयर ही नहीं कर सकते। माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा है, कुछ भी जरा सी चोट लग जाए बोलता है ओई माँ, आता है ना याद एकदम जरा सी देर में। कुछ भी हो जाए तो मतलब मम्मी पापा याद आ जाते हैं। खासकर माँ तो इतनी याद आती है, क्योंकि रीज़न रहता है कि बच्चे माँ के पास में ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि माँ के साथ में कनेक्ट रहते हैं। माँ और बाप यानी कि मम्मी और पापा दोनों एक नेक्स्ट लेवल पर हमारी रेस्पेक्ट पाते हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा, आप लोग किसी इंसान के साथ में अगर रिलेशनशिप में है, उससे आप लोग एक दिन बात न करें तो उनके रूठने और मनाने स्टार्ट हो जाते हैं। उनको वो आपके ऊपर शक होने लगता है कि ये किसी और के साथ में तो रिलेशनशिप में नहीं चला गया। देखी होगी आप लोगों ने अक्सर बातें, कई सारे मेल आते हैं इंस्टाग्राम पे, कई सारे मैसेज आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ इंसान का ट्रस्ट जो है वो वीक रहता है। मतलब 2 दिन बात नहीं करी तो तुमको लगने लगा कि इंसान जो है वो किसी और के साथ में चला गया। ये रियलिटी में आप लोगों को इस जिंदगी में देखने को मिलेगा, जिसको सोशल मीडिया की लाइफ आप लोग बोलते हो। उधर माता पिता को देखो आप लोग, उनके साथ में अगर 10-10 दिन भी आप लोग बात ना करो ना, और 11वें दिन आप लोग बात करोगे, आप लोगों को उसी लेवल का प्यार जो है वो नजर आएगा। आप लोगों को उसी लेवल की रेस्पेक्ट अपने मन से उनके लिए निकलती हुई आप लोग आएगी। कभी ये नहीं लगेगा कि माँ बाप जो है हमको छोड़कर ये इधर उधर किसी और माँ बाप को ढूंढने लगा है। ठीक है, तो यार ये आप लोगों को प्यार देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को किसी चीज़ के साथ में आप लोग धरती पर कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या उनकी जरा सी खुशी के लिए आप लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर कर अपनी लाइफ को आप लोग एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं बना सकते? आपकी लाइफ सक्सेस होगी, पर लेकिन खुशी से बुढ़ापा उनका बीतेगा, खुशी से बुढ़ापा उनका गुजरेगा। तो ये आप लोग समझिए। तो इसीलिए कहता हूँ यार, जिंदगी में कम से कम किसी के लिए करो या ना करो, उन्होंने आप लोगों को पैदा किया है, तो कम से कम उनका बुढ़ापा ऐसा जाए कि हाँ उनको लगे कि जिंदगी में कुछ और किया या नहीं किया है, इनको पैदा करके एक बड़ा अच्छा काम किया। तो यार ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, रिसोर्सेज की कितनी भी कमी क्यों ना हो, अगर आप लोग चाहो आज की डेट में तो अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो। बस आप लोगों के अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए उसको अचीव करने का। किसने जो है टेस्ट दिया और टेस्ट में कितने नंबर आए ये जरूर बताना, क्योंकि जो टेस्ट थे कल 2 टेस्ट आप लोगों को देखने को मिले थे जो वीकली टेस्ट में आते हैं, और आज जो 2 टेस्ट देखने को मिलेंगे वो होंगे आप लोगों के बिल्कुल यूपीएससी के बेस पर। एक होगा 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, ये होगा आप लोगों का जीएस का। दूसरा होगा 2:30 बजे से, ठीक है, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक एप्लीकेशन के ऊपर, ये होगा सी सेट का। ठीक है, इनको देने के बाद में अपना स्कोर जरूर बताना कि स्कोर कैसा रहा आप लोगों का और कैसे प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है। तो ये आप लोग जरूर देखेगा। और ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है इनको इस तरीके से मत लेना कि अगर नंबर कम आते हैं, नंबर कम नहीं आए, नंबर कम आ गए क्या हो गया। इसको इस तरीके से लेना कि कुछ नया आप लोगों ने सीखा है। अगर मान लीजिए कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने बहुत कुछ नया आज की डेट में सीखा है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में चलो। अगर कम नंबर आ रहे हैं तो ये मत सोचो कि यार बिल्कुल हमसे कुछ नहीं आता है, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता जा रहा है, क्योंकि कोई भी माँ के पीठ से सीख कर नहीं आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हमेशा चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता रहना है, बस रुकना नहीं है। ठीक है, लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेमो लेक्चर देखे बिना प्लीज ज्वाइन न करें।
ऐसा बोलने का रीजन क्या है? ऐसा बोलने का रीजन सीधे सीधे देखिए, डेमो लेक्चर अगर आप लोग एक बार देख लोगे यहां पर जाकर, तो आप लोगों को जिस भी उसमें आप लोगों को मान लीजिए जाना है, ठीक है, जैसे PSIR में अगर आप लोग जाओगे तो यहां पर आप लोग जाकर देखना डेमो लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनको देखने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि जो टीचर है वो किस तरीके से यहां पर पढ़ा रहे हैं। आप लोग इसको जाकर देखोगे, किसी भी आप लोग उसमें यहां पर इसको कर सकते हैं, जैसे यहां पर जिस भी उसमें आप लोग कर रहे हैं, किस क्वालिटी में आप लोग यहां पर चलाना है, और फिर यहां पर देखना कि आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से जो है बेसिकली पढ़ाया जा रहा है। ये आप लोग यहां पर देखते हैं PSIR का लेक्चर हो गया आप लोगों का। सेम इसी पैटर्न में आप लोगों को अगर आप लोगों से बात की जाए तो आप लोग यहां पर सोशियोलॉजी के अंदर में जा सकते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी के लेक्चर देखिए, यहां पर आप लोगों को, यहां पर भी आप लोगों को नीचे डेमो मिल जाएंगे, इसमें लेक्चर ही प्रोवाइड कराएंगे, जैसे किस तरीके की चीजें आप लोगों को लेकर चलनी है। तो इनको खोलकर देखोगे तो यहां पे आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या फायदा, तो सारी चीजें हैं यहाँ पर, सब चीजों के बारे में आप लोग यहाँ पर जाकर देखते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को वेबसाइट पर भी मिलेगी और एप्लीकेशन पर तो ही है। एप्लीकेशन में जब आप लोग जाओगे तो वहां पर भी आप लोग इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरियस जो भी है उनको थोड़ा सा ये इसलिए बताया ताकि अपनी स्टडी को स्टार्टिंग से सिस्टमेटिक वे में लेकर चल सको। और NCERT वगैरह जैसे कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम तो देखो, उसमें ना टाइम लगता है थोड़ा सा, जल्दी आप लोगों को सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीजें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। GS पेपर 2 में इंटरनेशनल इशू के साथ में आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया और उसके जो भी ओपेक और ओपेक प्लस जो कंट्री हैं वो मिलकर अभी यहाँ पर ये धंधा जो है बेसिकली फिर से स्टार्ट कर दिए हैं कि हम लोग जो है तेल का भाव जो है वो बढ़ाएंगे। इसके चलते काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसके बेसिकली बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बहुत सारे पूछे गए अभी लास्ट ईयर, आप लोगों ने देखे होंगे। तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। सबसे पहले तो एक कन्फ्यूज़न जो कई सारे बच्चों के माइंड में रहता है कि एक तो साइड में लिखा है ओपेक यानी कि OPEC, ठीक है, और दूसरी साइड में लिख दिया है कि ओपेक के सामने हम लोगों ने ओपेक प्लस भी लगा दिया है। तो मतलब क्या हो गया, ये चिट्ठी है और ये चिट्ठी 2.0 है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग तरीके के नुमाइंदे हैं। ओपेक देश एक पर्टिकुलर समूह है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर 1960 के अंदर में, जैसे इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला, ये फाउंडिंग मेंबर थे। फिर इसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और ये जो है इसके अंदर कई सारे देश आ गए। तो लगभग 13 के करीब कंट्री आप लोगों को ओपेक के अंदर में देखने को मिलेगी आज की डेट में, जैसे अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वेटोरियल गुनी, यहाँ पर ये है गबन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेनेजुला। ये वो कंट्री हो गए जो आप लोगों को आज के डेट में किस में देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं बेसिकली जिनको आप लोग बोलते हैं कोई जो ओपेक कंट्री, ठीक है, यानी कि ये तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। जब तक यहाँ पर तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री इनको खिताब मिला रहा तब तक सही था, पर लेकिन ऐसी थोड़ी ना है। आज की डेट में अगर बात करें, तेल कहीं भी निकल सकता है। कल को दूसरी जगह तेल निकल गया, पता चला कल को हमारे यहाँ पर पूरा जम्मू एंड कश्मीर में तेल ही तेल निकल गया, पूरा केरला के अंदर में तेल ही तेल निकल गया। तो कल को चलकर तेल हम भी मार्केट में बेचेंगे ले जाकर, हमारे पास ही पावर होगी, भाई साहब हम भी अब तेल के बादशाह हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ बात करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा कि मार्केट में जब तेल बेचने जाएंगे तो हमारा भी इम्पैक्ट होगा मार्केट में कि हम किस भाव में बेच रहे हैं। तो ये जो ऑलरेडी बेचने वाले लोग थे इनको लगा कि यार ये तो तेल बेचने अब ये भी निकल गया, पता चला हम बेच रहे हैं यहाँ पर तेल 500 रुपये लीटर और ये बेच रहा है कि यहाँ पर 50 रुपये लीटर, तो सब इसी से खरीदेंगे, हमारा तो तेल कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इन्होंने क्या बोला कि यार ठीक है हम ओपेक इन्होंने क्या बोला कि हाँ ठीक है हम ओपेक कंट्री हैं, हम तुमको अपना प्लस मेंबर बना लेते हैं, यानी कि तुमको हम लोग ओपेक प्लस बोल देते हैं, तुम भी यार आओ भारत हमारे साथ में और मिलकर डिसाइड करेंगे कि मार्केट में भाव क्या होना चाहिए। तो जो ओपेक प्लस देश हैं ये वो देश हैं जहां पर तेल बाद में निकला, यानी कि पहले ऑलरेडी यहां पर तेल निकल चुका था, इसके बाद में जहां पर कई जगह और ज़्यादा तेल देखने को मिला, जैसे अजरबैजान हो गया, बहरीन हो गया, इसमें रसिया देखने को मिलेगा, ओमान, साउथ सुडान, ये बहुत सारे देश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसको आगे चल के ओपेक प्लस कंट्री बोल दिया। तो जो ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री हैं अब ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि दुनिया में तेल का भाव क्या होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पहले यहाँ पर एक कतर नाम का देश भी रहा करता था, पर लेकिन उसकी कुछ बनी नहीं यहाँ पर सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ में। तो 2019 में उसने बोला कि टाटा बाय बाय सी यू टुमारो, वो निकल गया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार यहाँ पर पूछा गया था। तो ये जो ग्रुप है आज की डेट में जो बना बैठा है एक तरीके से मसीहा तेल का, ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पर तेल का प्राइस जो है वो क्या रहना चाहिए, और इसके बेस पर दुनिया की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ काफ़ी हद तक नजर आता है। तो इसलिए जब भी यहाँ पर न्यूज़ में आए कि यार ये ओपेक और ओपेक प्लस क्या है, तो ये आप लोग याद रखिएगा।
इनका बेसिक पर्पज ये है कि कैसे मिलकर कोऑर्डिनेट कर कर हम लोगों को पेट्रोल से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो बनानी है। और ऐसा नहीं कि ये हमेशा ये चाहते हैं कि प्राइस हमेशा ऊपर उठा रहे, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा ऊपर उठा रहेगा तो फिर भी नुकसान है, उसका भी आप लोगों को नुकसान देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है आप लोग खुद सोचो। आज की डेट में मार्केट में अगर एक साइड में है कॉफ़ी और एक साइड में है चाय, अगर कॉफ़ी का प्राइस जो है वो मार्केट में हाई रहेगा तो लोगों की बेसिकली आदत छूटनी स्टार्ट हो जाएगी कॉफ़ी पीने के लिए, लोग चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ आप लोग देख सकते हैं। यानी कि आज की डेट में अगर सोचो कि टमाटर का प्राइस जो है आप लोगों ने बढ़ाकर बहुत ही हाई कर दिया है, तो लोग क्या करेंगे, टमाटर का एक तरीके से यूज़ करना कम कर देंगे। पहले 5 टमाटर का छोंका अगर लग रहा था सब्जी में, अब जो है 3 टमाटर का छोंका लगना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर 2 का छोंका लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं चीज़ों को। तो लोग जो है चीज़ों को ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ये देश अगर दुनिया भर का प्राइस हाई रखेंगे तो कल को क्या होगा, लोग जो है सोलर एनर्जी, लोग जो है विंड एनर्जी, लोग जो है बैटरी वाले सिस्टम, उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों ये बिल्कुल ऐसे ही है यार, जैसे रसिया और यूक्रेन का जो महासंग्राम चल रहा था उसके बीच में हुआ क्या, यूरोप को एनर्जी की रिक्वायरमेंट खल गई बहुत ज़्यादा है। इनको लगा यार हम तो मर जाएंगे सर्दी में, तो इन्होंने ऑल्टरनेटिव खोजने स्टार्ट कर दिए। और ये तो कहावत आप लोगों ने सुनी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, इनके द्वारा रेत से बनाने वाली बैटरी, मतलब रेत से बैटरी बना डाली जो कि एक तरीके से एनर्जी को स्टोर करेगी। सोच रहे हैं आप लोग, इसलिए कहते हैं कि जब जिंदगी में समस्या आया करे ना, उस टाइम पर थोड़ा सा बेसिकली बस एक काम करना सीख जाओ कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, थोड़ा सा अपने आप को शांत कैसे रखना है। इतने बेहतरीन बेहतरीन आइडिया आप लोगों का दिमाग आप लोगों को देना स्टार्ट करेगा ना, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये पूरा साइंटिस्ट आपके अंदर आया कहाँ से। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो कंट्री है आज की डेट में, ये जिसको आप लोग यहाँ पर ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री बोलते हैं, ये ऑयल मार्केट के बादशाह हैं। और कई बार ये क्या करते हैं, कार्टेलाइजेशन, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा कार्टेलाइजेशन, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को वो समझाता हूं। इससे ज़्यादा बेहतरीन पिक्चर नहीं है कार्टेलाइजेशन को समझाने के लिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यानी कि मार्केट में दो ब्रांड हैं मार्केट में आज के डेट में, इनके अलावा कोई नहीं और मार्केट में। अब इन दोनों ब्रांड ने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये मार्केट के अंदर में एप्पल बेच रहे हैं, दोनों के दोनों ब्रांड, ये हो गया ब्रांड ए का एप्पल और ये हो गया ब्रांड बी का एप्पल। अब इन दोनों ने क्या किया कि भाई साहब एप्पल का प्राइस जो है वो 1,000 रुपये पर केजी होगा, यानी कि इससे नीचे जो है हम लोग एप्पल जो है वो बेचेंगे ही नहीं। ये दोनों ने डिसाइड कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि मार्केट में दिख तो रहा है कि दो लोग हैं, पर लेकिन दोनों ने ये बोला कि भाई साहब 1,000 रुपये से नीचे नहीं देंगे, चाहे तुमसे खरीदे चाहे हमसे खरीदे। तो ये लोगों को तो पता नहीं है कि क्या पंगा चल रहा है, इन्होंने नीचे हाथ मिला रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नुकसान इनको ही होता है। मान लीजिए इसने बेचा 900, इसने बेचा 800, इसने बेचा 500, इसने बेचा 400, तो ये कंपटीशन में जब आते हैं ना तो इसकी वजह से इनको नुकसान होता है। पर लेकिन जो जनता जनार्दन है, मेरे जैसे आपके जैसे जो लोग हैं जो यहाँ पर फल फ्रूट्स खाते हैं, उनको बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। पर लेकिन जब ये कार्टेलाइजेशन हो जाता है मार्केट के अंदर में, क्या करते हैं, जब हाथ मिला लेते हैं कई सारे ऐसे ठेली वाले रेडी वाले, तो बोलेंगे किसी से भी खरीदे भाई साहब, भाव मत गिरा देना यार, ठीक है। तो इसकी वजह से जनता को नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं ये भी ऐसा ही कार्टेलाइजेशन करती हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसका मतलब होता है कि एक तरीके से जुगलबंदी कर ली आपस में और अब इस तरीके से अपने काम को लेकर चल रहे हैं। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि ये एक तरीके से गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि ये कंपटीशन को किल करने वाली चीज हो गई यहाँ पर। यानी कि कंपटीशन रह नहीं गया, अब तो यहाँ पर कहानी खत्म हो गई कंपटीशन की। तो इस प्रैक्टिस को एक तरीके से गलत इलीगल प्रैक्टिस बताया जाता है, पर लेकिन इसका अक्सर पता चल नहीं पाता है। अंदर ही अंदर बात चल रही है कि कौन जाकर देख रहा है कि जमीन के अंदर में क्या हो रखा है यहाँ पर। वो तो बोल रहे हैं कि हाँ हम तो इतना बेचेंगे, जिसको जो बेचना है बेच लो। तो ये कई बार एक नेगेटिव इंपैक्ट भी यहाँ पर डालती हुई नजर आती है, क्योंकि बेसिकली मार्केट में जियो है, एयरटेल है, इसीलिए इंटरनेट का प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। और लेकिन दोनों ने बैठकर डिसाइड किया कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, इससे नीचे इंटरनेट का प्राइस जाने नहीं देना है। तो फिर क्या दिक्कत होगी? तो समझ सकते हैं आप लोग ये सारी चीजें बहुत अच्छे से। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री यहाँ पर यही काम कर रही है। और आज की डेट में 40% जो वर्ल्ड का क्रूड ऑयल है और 80% जो ग्लोबल ऑयल रिजर्व है, वो आज की डेट में ये देश आप लोगों को लेते हुए नजर आएंगे। हर महीने मिलते हैं यहाँ पर, ये डिसाइड करते हैं कि यार चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, आगे किस तरीके से चलना है। तो ये कई बार इसीलिए कार्टेल भी बना लेते हैं, तो बोलते हैं कि किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो ये दिक्कत देखने को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इसके बारे में पूछा जा सकता है कभी भी। तो ओपेक कंट्री क्या है, ये सारी ओपेक प्लस कंट्री क्या है और किस तरीके से ये मिलकर काम करती हैं, एक तरीके से दुनिया को कैसे ये चूना लगाते हैं, ये सारी की सारी बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। अभी कई सारी आप लोगों को चीजें और देखने को मिल रही हैं, जैसे मेजर इंपैक्ट ऑफ जो वॉलेंट्री कट इन द ऑयल प्रोडक्शन, उसका क्या होता है इंपैक्ट ऑन यूएसए। तो यूएसए क्या होता है, एक तरीके से इस चीज को कई तरीके से लेता है। एक तो यूएसए जो है उसको इंक्रीज करना पड़ता है ऑयल का प्रोडक्शन। कल को सऊदी अरेबिया ने कम कर दिया, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, यूएसए जो है उसमें कूदा पड़ रहा है कि हाँ भाई साहब लड़ाई को कंट्रोल करेंगे, पर लेकिन लड़ाई कंट्रोल होनी रही है, वो और हथियार बेचे जा रहे हैं, वहां पर लड़ाई और बढ़ती जा रही है। तो यूएसए को क्या करना पड़ता है, यूएसए को यहाँ पर कोशिश करनी पड़ती है कि भाई साहब प्रोडक्शन बढ़ा दें, वरना इसके ऊपर जूते लगेंगे, सब बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है। आप लोगों ने देखा ना कि पिछले दिनों ये सऊदी अरेबिया से मिलने पहुंचे थे, जो यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट साहब है यूएसए के, जो बाइडन साहब, पर सऊदी अरेबिया ने घास नहीं डाली इनको, और आज की डेट में चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि आज की डेट में जो बेसिकली सऊदी अरेबिया है वो चाइना की उंगलियों पर थिरकता हुआ पोल डांस करता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ में हाथ मिला ली भाई साहब, जो एक दूसरे का गला काट कर उसका खून भी जमीन पर न गिरने दे, उनकी ऐसी दुश्मनी थी। अगर बात करें तो अभी यहाँ पर वो इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो एशियन नेटो को ज्वाइन करने जा रहा है। एशियन नेटो क्या है यहाँ पर आप लोग बताइए, जिसको बोलते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो रसिया जो, अगर यहाँ पर तेल का प्राइस कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं दुनिया में, ये यहाँ पर इस स्लाइड में बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर जब यूएसए के बारे में बात करते हैं वो दुनिया को कहता है कि भाई साहब प्रोडक्शन इंक्रीज करो तभी तो प्राइस कंट्रोल रहेगा, पर उसकी सुनेगा कौन ठीक है, उसकी कोई नहीं सुनता है। आज की डेट में तो वो एक ऐसा सिपाही हो गया है जो बस हाथ हिलाता रहता है, पर लेकिन ट्रैफिक में कोई रुकता नहीं है, सब अपनी गाड़ी निकाल कर ले जाते हैं। जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा, उनको अपना इंपोर्ट कम करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, चीज़ों को कंस्ट्रेन करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन हमारे देश की है। हम अपने देश में 85% क्रूड ऑयल कच्चा तेल और लगभग आप लोगों को 50 से 55% जो गैस होती है हम लोग बाहर से लेकर आते हैं। अगर इसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से प्रोडक्शन अगर ये डिक्रीज कर देते हैं, मार्केट में तेल की कमी आ जाती है, तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। यानी कि एप्पल अगर कश्मीर में कोई खा रहा है और वही सेम एप्पल किसी को खाने हैं यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में, अदानी के हो चाहे अंबानी के हो, एप्पल होने चाहिए, ठीक है ब्रांडिंग किसी की भी लगी हो, वो पर्टिकुलर एप्पल जब तमिलनाडु में पहुंचेंगे तो वो पहुंचेंगे किसी पर्टिकुलर गाड़ी के थ्रू जो तेल यूज करेगी। अब वो तेल का खर्चा कौन देगा, वो देंगे वो लोग जो खाएंगे उस एप्पल को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कहने का क्या है, एक तरीके से हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है वो डामाडोल होने लगती है, हमारी रुपये की वैल्यू जो है वो कम होने लगती है काफ़ी लार्ज स्केल पर। और ये एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है पर लेकिन ये ओवरऑल जो इंपैक्ट डालता है वो काफ़ी खतरनाक लेवल का है। इवन स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट भी हर्ट होने लगते हैं जब रुपये की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। तो इसके चलते कई बार क्रेडिट रेटिंग तक जो नीचे आने लगती है। तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो यहाँ पर देखने लगती है कैसे कैसे क्या काम चल रहा है। फॉर एवरी 10 बैरल इंक्रीज अगर होता है तो इंडियन क्रूड ऑयल मार्केट में करंट अकाउंट डेफिसिट किस तरीके से हो रहा है, जीडीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो सारा का सारा खाका निकाल कर यहाँ पर सामने आ जाता है। फिर यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना इतना खतरनाक हो सकता है, वो कहीं ना कहीं हमको दिखाता है हम लोग जब क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट रहते हैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी पर, विंड एनर्जी के ऊपर, बैटरी से बनाने वाली गाड़ियों के ऊपर, ये जो देश है ना जो यहाँ पर तेल बेचकर अपना कार्टिलाइजेशन बनाकर बैठे हुए हैं, भाई साहब इनके पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं कि इतना बड़ा एक तरीके से ग्राहक जो है वो हाथ से निकल जाएगा, मोटा ग्राहक। तो ये आप लोगों को कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बड़ी ही बेसिक सी ये चीज़ है, हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या है अगर आप लोग बात करें तो हमको डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए कहीं ना कहीं। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस करते चल रही है, क्योंकि इन देशों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। किसी देश के ऊपर बात कर लो चाहे किसी इंसान के ऊपर बात कर लो, जब तक आप लोग डिपेंडेंट रहोगे वो कभी भी, अगर उसकी मंशा गलत होगी, कभी भी आप लोगों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए किसी रिलेशनशिप में भी आप लोग जाते हो ना यार, सामने वाले को इतना हक मत दो कि वो आप लोगों को बर्बाद कर सके। रिलेशनशिप में रहो एक म्यूचुअल बेनिफिट में, एक दूसरे को सपोर्ट कर सको, एक दूसरे को सही डायरेक्शन दिखा सको, पर ऐसा मत कर लो कि सामने वाले की हाथ की कठपुतली बन जाओ और वो आप लोगों को जैसे चाहे वैसे नचा सके। इसका मतलब है कि आप लोग गर्त में जाना स्टार्ट हो गए हो, इसका मतलब है कि आप लोग अपना खुद का कब्र खोदना स्टार्ट कर चुके हो अगर किसी ऐसी कंडीशन में आप लोग पड़ जाते हो। तो कोशिश करो कि इन सब चीज़ों को बैलेंस बनाना सीखो। अगर बैलेंस नहीं होगा तो वहाँ से बाहर निकल जाओ, कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में मत रहो जो कि आप लोगों का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यही एज है। 2-4 साल अगर यही मैटर चलता रहा फिर कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम कहाँ पड़े हुए हो। सामने वाला किसी और के साथ में लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा और तुम अपनी ज़िंदगी कोस रहे होगे उस टाइम पर। तो डिपेंडेंसी कम करो जिंदगी में, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है।
तो कुछ बातें आगे देखता हूं, ये आर्टिकल कैसे सुना कि कितना अच्छे से सुना। कार्टेलाइजेशन का प्रोसीजर हम लोगों ने समझ लिया, ओपेक प्लस कंट्री के बारे में हम लोगों ने जान लिया, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलती हैं और दुनिया में कितना ये बेसिकली प्रोवाइड कराती हैं चीज़ें, इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट होता है अगर कोई भी आप लोग टॉपिक की तैयारी करो, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, हर जगह आप लोगों को यहाँ पर फायदा पहुंचाएगा। तो ये हर तरीके से। आइए अब आप लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं, देखता हूं कौन क्वेश्चन का आंसर सही देता है। इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइस इंपैक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कच्चे तेल का भाव जैसे ही मार्केट में बढ़ता है तो किस किस पर इंपैक्ट पड़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, रुपये की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, स्टॉक मार्केट में बवाल हो जाता है, और फिजिकल डेफिसिट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो सॉरी सही आंसर क्या है ये बताना है। ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है ओपेक के बारे में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। ऑल फाउंडिंग मेंबर जो हैं वो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे मिडिल ईस्ट के मेंबर हैं। करंटली जो जीसीसी है मेंबर हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पार्ट है उसके किसके, ओपेक के। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ। पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है, तो अटेम्प्ट कर लो आप लोग पहले अच्छे से। पहले का आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट अकाउंट के बारे में बात की जा रही है, ना कि कैपिटल की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कैपिटल क्रिएट करना यानी कि आप लोग कुछ ऐसा सामान लेकर आए जिस तरीके से आप लोग उससे पैसा कमाने लगे, मशीन वगैरह लेकर आए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों को बढ़ाया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। फर्स्ट गलत है, बाकी सब सही है। यहां पर क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बेसिकली आंसर है ऑल फाउंडिंग मेंबर आर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। इस तरीके की स्टेटमेंट ना जैसे भी आए आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, क्योंकि यहां पर आप लोगों को वेनेजुला भी देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट का हो गया क्या वेनेजुला, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, तो आप लोग समझ जाइए। तो इस तरीके से देखिए, और यहां पर बोला गया है दूसरी स्टेटमेंट में कतर जो है ये यहां पर इस चीज को झुटला देता है। तो यानी कि एक स्टेटमेंट सही है और वो भी बस ए स्टेटमेंट हो गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ भी डाउट हो तो बता दिया करो यार, डाउट लेकर साथ में नहीं जाना है। अगर यहां आए और फिर भी डाउट लेकर चले गए तो यहां आने का मतलब ही क्या रह गया। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहो, कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लिया करो और अपना प्यार दिखाया करो, फीडबैक दे दिया करो। अच्छा या बुरा लगता है तो बता दिया करो। लाइक या डिसलाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, मैं एनालिसिस देख रहा था चैनल के अंदर, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए क्या वीडियो का? एक तो वैसे ही नोटिफिकेशन कम आ रहे हैं क्योंकि चैनल के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ऊपर से आप लोग खुद से उसको जो है एक तरीके से वो नहीं कर रहे हो। तो ये रीज़न क्या है बताइए जरा, इसके ऊपर थोड़ा काम करो ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी में एक चीज़ बड़ी आसानी से आप लोग बोल सकते हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो यानी कि पहले उसको एक बार इस्तेमाल करके देख लो फिर विश्वास करो। टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी टेस्टेड चीज़ होती है, जब पब्लिकली लाई जाती है तो पहले उसको अच्छे से इस्तेमाल करके देख लिया जाता है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट का सोर्स है, उससे ये आर्टिकल उठाया गया है और बात करेंगे दिशा के बारे में। दिशा जो कि दिशा देने का काम करेगी, यानी कि डायरेक्शन देने का काम करेगी किसको, हमारी कंट्री में जस्टिस सिस्टम को। डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि सबको जस्टिस का एक्सेस मिलना चाहिए, यानी कि जैसे बोलते हैं ना एजुकेशन का एक्सेस सबको मिलना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई गांव के दूर दराज वाले इलाके में बैठा हुआ है और उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। इंटरनेट की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। अगर एक छोटा सा फ़ोन आप लोगों के पास में है तो आप लोग अच्छे से अपनी चीज़ों को जो है एंजॉय कर सकते हैं। अभी एक मेल था एक बच्चे के द्वारा, एक काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत सारी फीस लेता है, उसके बारे में उसने मेरे से पूछा कि सर मैंने, मतलब लड़की थी, उसने पूछा कि सर मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के टाइम पर ये मैंने ज्वाइन की थी कोचिंग पर, लेकिन कोचिंग जिस तरीके से बताई गई थी लोगों के द्वारा कि वहाँ पर ये हो जाएगा वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि पैसे दे दिए हैं और जाती हूँ वहाँ पर एक भीड़ में जाके बैठ जाती हूँ और फिर उठ के चली आती हूँ घर को। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहाँ पर एक प्रोडक्टिव पढ़ाई हो रही है मेरी, जैसा सोच के गए थे उस लेवल की पढ़ाई वहाँ पर हो ही नहीं रही है। ये रियलिटी में आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब कहने का यहाँ पर ये कि एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई आप लोगों को ही खुद से करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को लगता है कहीं पर अच्छा खासा पैसा देकर आप लोग अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो, तो वो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो पॉसिबिलिटी मतलब चांस उसके काफ़ी कम आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, यानी कि अपने आप को जब तक सिटिंग देकर आप लोग पढ़ोगे नहीं, बैठोगे नहीं, तब तक काम नहीं चलने वाला है।
कोचिंग इंस्टीट्यूशन और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए होता है जो कि एक डिसिप्लिन वे में अपना आप को नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन प्रोवाइड करवाता है। वरना सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों के पास में अवेलेबल रहती हैं, आप लोग उनको अच्छे से एंजॉय कर जो है अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग जो है थोड़ा सा अगर डेडिकेशन के साथ में लगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं आप लोगों के पास में, अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे तो ये ऑनलाइन मीडियम के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑनलाइन की ही बातें की जा रही है कि एक तरीके से इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। 5 साल के लिए 21 से ले 26 तक का एडवांस किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से द कोर्स ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, तो ये फोकस किया जाएगा टैली लॉ के थ्रू। इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। किरण रिजिजू साहब जो है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में लॉ मिनिस्टर हैं, जो कि फिलहाल के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ऐसा लग रहा है कि ये खेल रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं मतलब जैसे कि ये स्पोर्ट मिनिस्ट्री थी इनके पास में पहले, तो वहाँ पर ये खिलाया करते थे, अभी यहाँ पर ये मतलब खेल रहे हैं, खेलना तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी पोस्ट को। कई सारे कमेंट इनके देखने को मिलते हैं। वैसे शांत स्वभाव के इंसान माने जाते थे, पर जब से लॉ मिनिस्ट्री आई है तब से एक अलग लेवल पर चीज़ें देखने को मिल रही है। दूसरे तीसरे दिन इनका कोई ना कोई कमेंट आ ही जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं मुद्दा क्या है। अभी यहाँ पर दिशा लॉन्च किया गया। दिशा एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड और सिस्टमेटिक सॉल्यूशन रहेगा जस्टिस एट पैन लेवल इन इंडिया, यानी कि सबको एक अच्छा जस्टिस प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जा रही है। कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक एक तरीके से बोल सकते हैं, होलिस्टिक यानी कि समग्र, एक तरीके से इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत, और सिस्टमेटिक का मतलब होता है एक तरीके से प्रॉपर सिस्टमेटिक में बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, एक मतलब एक सिस्टम के थ्रू चलना, मतलब हिंदी में शब्द क्या यूज़ करेंगे मतलब कि प्रणाली बोलते हैं, प्रणाली के थ्रू चलना। ठीक है, तो पैन इंडिया का मतलब हो गया कि पूरे देश में, संपूर्ण देश में इसको प्रोवाइड कराना। एम क्या है इसका? एम है जस्टिस। जस्टिस जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और ऐसा ही हमारी प्रस्तावना यानी कि हमारा प्रियम्बल बोलता है। आर्टिकल 39A, 14 और 21। आर्टिकल 39A जो हो गया वो कहां पर पहुंच गया? ये पार्ट 4 में पहुंच गया, जहां पर आप लोगों का आता है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 तो आप लोगों को पता ही है। ये पार्ट 3 में आप लोग पहुंच गए, जिसमें आता है आप लोगों का फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का, और 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक का क्या आते हैं? वो आते हैं पार्ट 4 के अंदर में। ये तो बेसिक चीजें हो गई जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ आप लोगों को पंचायती राज सिस्टम किस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है? अगर बात करें, इनका बेसिक पर्पज ये है कि कैसे हम लोग वेरियस जो भी इनिशिएटिव है यहाँ पर, वो सिटीजन तक यहाँ पर चीज़ें पहुँचाई जा सके। जैसे कि टेली लॉ यहाँ पर रीचिंग द अनरीच, जिन तक पहुँची नहीं है उन तक पहुँचाना। ठीक है, इसी के साथ में बोला गया है न्याय बंधु प्रोग्राम, यानी कि और चीज़ों को लेकर चलना लोगों तक का, अवेयरनेस फैलाना लोगों को, और इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये जब होती हैं तो चीज़ें लोगों तक अपने आप पहुँचती नजर आती हैं। टेली लॉ में बेसिकली यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी भी चाहते थे कि ग्राउंड लेवल पर चीज़ें पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी आप लोग इस चीज़ को कनेक्ट करके देख सकते हो, यानी कि वंचित लोगों तक पहुंचना, रीचिंग द अनरीच्ड, यानी कि जिन तक कोई पहुंचा नहीं है वहां तक लोगों को पहुंचाना। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि उन लोगों तक भी हम लोग चीज़ों को पहुंचा रहे हैं जिन लोगों तक कभी कोई पहुंच नहीं पाता था। तो ये अपने आप में एक काफ़ी नेक्स्ट लेवल की बात यहाँ पर हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे जो इनिशिएटिव हैं तो उनका इस्तेमाल कर कर लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, और कोविड-19 ने इनकी स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। उससे पहले हम लोग इनको काफ़ी लो लेवल पर चल रहे थे लेकर। तो बात की जा रही है इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशियल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। उनकी एक ढांचागत विकास आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनका ढांचा नहीं सुधरेगा, उन्हें एक तरीके से पढ़ने के लिए मैंने बुला लिया बच्चों को, चलो आप लोग क्लासरूम में बैठा के पढ़ाता हूँ, पर पता चला क्लासरूम ऐसी है जैसे मेरा 12th तक का जो स्कूल था, मुझे अभी याद है 7th क्लास में जो थे हम लोग वहाँ पर उसमें ऊपर जो है टीन पड़ी हुई थी उसकी, मतलब टीन क्या होनी है, वो जो कंक्रीट की टीन बनी रहती है, तो टूटी हुई थी बीच में। ठीक है, तो कई बार टपकने लगती थी वहाँ से वो, तो एक तरीके से गवर्नमेंट स्कूल था गांव का, तो इस तरीके कई बार दिक्कतें देखने को मिलती थी। ठीक है, फिर आगे चलकर जब 7वीं 8वीं में आ गए, उसके बाद में मरम्मत होनी स्टार्ट हुई और चीज़ें थोड़ी सी सुधरी, वरना कई बार ऐसी खस्ता हालत भी आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो बैठने की जगह नहीं है तो बच्चों को बैठाओगे कहाँ पर? ठीक है, चलो एक बार को सर्दियों में थोड़ा धूप में बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बारिश में थोड़ी ना बैठ पाएंगे, तो वो दिक्कतें हैं। तो ढांचा होना चाहिए चीज़ों को सही से लेने के लिए। ठीक है, इसी के साथ में जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है? ये हमारे पास में एक अच्छी चीज़ है, तो इसका फायदा हम लोग को उठाना चाहिए। तो लेवरेज क्या होता है? एक तरीके से इसका फायदा उठा लो।
तो ये है हमारे पास में, तो फायदा उठा लो। जैसे मैं आप लोग करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो फायदा उठाओ ना इसका, करंट अफेयर पढ़ो आप लोग यहाँ पर। मतलब मैं भी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में 5-5, 6-6, 10-10 घंटे आप लोग फिर करंट अफेयर पढ़ रहे हो। करंट अफेयर मॉर्निंग में 8 बजे तक खत्म, पूरा दिन पढ़ा हुआ है। आप लोग सोचो अपने दिन को कितने शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद में अपनी वो चीजें देखो जो आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। वैकेशन, वैकेशन नहीं, थोड़ी यहाँ वैकेंट यानी कि जो खाली सीट पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट, तो उनको भरना। तो भरने से क्या रहेगा, जल्दी से जल्दी लोगों तक जो है वो जस्टिस पहुंचेगा। क्योंकि अगर टीचर ही नहीं है स्कूल में तो एजुकेशन कैसे पढ़ाओगे, ये तो बता दो। तो टीचर का होना जरूरी है। पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिड्यूस करना, तो एक तरीके से कमेटी वगैरह बनाई जा सकती है। महात्मा गांधी जी बड़ा विश्वास करते थे इसमें। वो खुद बोलते थे कि कोर्ट में जाने से अच्छा है बाहर जो है मिलकर सुलह मशवरा कर लो, ताकि कोर्ट के चक्कर ही ना काटने पड़े। तो इसी के चलते उनके द्वारा बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट दिया गया था, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR, यानी कि आप लोगों को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बाहरी मैटर को सुलटा दूंगा। कई सारे लोग तो ये बोलते थे कि महात्मा गांधी जो है अपने पेट पर लात मार रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं, एक तरीके से पैसे नहीं ले रहे हैं, बाहरी जुगाड़ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले मैंने एक दिन टॉपिक पढ़ाया है, तो एक बच्चा कह रहा है सर महात्मा गांधी जी तो आपके वाला काम कर रहे थे, मेरे वाला काम महात्मा गांधी जी नहीं कर रहे थे, मैं महात्मा गांधी जी वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी कर कर जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर काम करना, उन लोगों तक चीजें पहुंचाना जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं है, जो कोर्ट में केस लड़ ही नहीं सकते जाकर। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। फास्ट ट्रैक स्पेशल टाइप ऑफ केसेस के बारे में बात की जाती है, ताकि चीजें जो है वो फटाफट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराई जा सके। एक ये भी मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे मेजर स्टेप और इनिशिएटिव हैं यहाँ पर, इसके चलते इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखो, जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई, कई बार ये बात भी आप लोगों ने सुनी होगी। यानी कि जस्टिस का डिले होने का मतलब ये है, मान लीजिए एक इंसान है, उसने किसी का खून कर दिया। अब खून करते टाइम उसकी एज जो थी उस इंसान की वो 65 साल थी। तो उस इंसान ने 65 साल की उम्र में किसी का मर्डर किया, और उसका केस चलते चलते कोर्ट में जो है वो 25 साल लग गए। भाई जो है 65 की जगह 70 साल का निपट गया, मर गया, ठीक है। केस अब तक भी चल रहा है, ठीक है। तो समझो आप लोग यहाँ पर, इंसान निपट गया, केस चल रहा है, तो क्या सजा मिली उसको। तो इसलिए आप लोग देखते हैं कि जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई, यानी कि देरी जो जस्टिस में होती है, ऐसा लगता है जस्टिस मिला ही नहीं। तो ये भी एक काफ़ी एक बड़ी बात है जिसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। तो पेंडेंसी ऑफ केस जो हमारे देश में पड़ी हुई है, इतने सारे केस अलग अलग लेवल पर जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि उनका सॉल्यूशन कोई ना कोई निकलना चाहिए, ताकि ये ऐसा कहानियां जो बनती हैं ये कहानी आगे न बढ़े, ठीक है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने पॉलिटी के लेक्चर देख रखे हैं तो इसके बारे में मैंने एक लेक्चर अलग से लिया था, ठीक है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बाय वीर आप लोग सर्च कर लेना, तो आप लोगों को लेक्चर खुलकर आएगा, पता चल जाएगा कि उसका काम क्या था। वो बनाई इसलिए गई थी ताकि उन लोगों को भी जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सके जिन लोगों के पास में पैसा, रोकड़ा, रुपया नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि आपके पास में पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा, जस्टिस मिलेगा भाया, तुम थोड़ा वेट करो बस, ठीक है। क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, तो इसका मतलब टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यूपीएससी खुद क्वेश्चन पूछ चुकी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसलिए मैंने कहा कि इस लेक्चर को जाकर आप लोग देखिएगा। बोला गया कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्री एंड कम एक तरीके से लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना, और एक तरीके से ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराना निःशुल्क और एक सक्षम सर्विस लोगों तक पहुंच सके ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। यानी कि जैसे नहीं एक अमीर के पास में अपॉर्चुनिटी है, ऐसी गरीब के पास से भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसके पास में पैसा नहीं है तो ये पर्टिकुलर जो केस पर्टिकुलर जो है ये नहीं लड़ पाएगा, उसके लिए फ्री वकील की व्यवस्था करो, ठीक है। ये गाइडलाइन भी रहती है यहाँ पर फॉर द स्टेट सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट किया जा सके लीगल प्रोग्राम स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पर स्टेट को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो संघवाद का ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छा होता हुआ नजर आता है, ताकि देश भर में यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नाइदर वन। तो जैसे माहौल से मैं पढ़ा रहा था तो समझ में आ गया होगा कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना, आगे बढ़ना है, ओके। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना। दिशा के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बोला गया कि लॉन्च इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक इंटीग्रेटेड सिस्टमेटिक जो एक्सेस ऑफ द जस्टिस टू पैन इंडिया लेवल, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरा बोला गया एम है यहाँ पर डिजाइन करने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव जो सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी ऑफ लीगल सर्विस, यानी कि जनता को ध्यान में रखते हुए लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना। आंसर क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नाइदर वन। वाह क्या बात है, अभी पढ़े हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन करेक्ट है, आंसर सी हो गया, यही मार खा जाओगे।
आंसर इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। पता है सब कुछ भाई, फिर भी गलत आंसर कर दिए। इसका मतलब पेशेंस शांति के साथ में नहीं पढ़े हैं, धैर्य के साथ में नहीं पढ़े हैं। शांति और धैर्य दोनों एक साथ में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तभी आप लोग चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल पाओगे, ठीक है। तो दोनों को साथ में लेकर जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो आंसर डी हो गया। तो इतना ज़्यादा उतावला भी नहीं होना है, ठीक है, कि हाँ यार ये तो सब कुछ पता है, वाह ये आंसर हो गया, ऐसे नहीं करना है। तो आ गया टॉपिक समझ में, दिशा की फुल फॉर्म भी आ गई समझ में, टैली लो क्या है इसके बारे में सारी बातें एक एक बता दी, क्या यूपीएससी के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया वो सारी बातें, और जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए टॉपिक में, बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, वो भी क्रिस्टल क्लियर। डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी दिनों से फ्री बैठे थे, उनको कुछ काम नहीं था, उनको लगा यार कुछ किया जाए, तो वो बरगद के पेड़ के पास में गए। बरगद के पेड़ के पास में जाकर नीचे बैठ गए यहाँ पर उसकी जड़ों में, और उससे बातें करने लगे। पहले तो काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे, यार कुछ काम नहीं है ज़िंदगी में करने के लिए, कुछ अच्छा काम किया जाए। आखिर क्या काम किया जाए, तो फिर कहने लगे यार ये पेड़ कितना पुराना होगा। एक कहने लगा कि होगा यार 15-20 साल पुराना, दूसरा कहने लगा होगा 30-35 साल पुराना। तो बरगद के पेड़ के ऊपर से आवाज़ आती है, अरे बेवकूफ़ो, मेरी एज का अंदाज़ा तुम लोग नहीं लगा पाओगे, मैं 200 से 500 साल पुराना हूँ। ओ भाई साहब, उनके सबके चक्षु खुल गए। उन्होंने बोला ऐसा कैसे, इतना बड़ा पेड़, मतलब इतने लंबे समय तक जीने वाला पेड़, आखिर ऐसा होता कैसे है। तो उनको काम मिल गया, उन्होंने सोचा कि इसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक ऐसी स्टडी सामने निकल कर आई जो अलग अलग न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है, कि आखिर कैसे जो बनियान यानी कि बरगद का जो पेड़ होता है वो इतने लंबे समय तक जी पाता है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि बरगद का पेड़ जो है वो 200 से 500 साल तक एक्सपेक्टेशन है उसकी लाइफ का, यानी कि जितना हम लोग जीते हैं उसका 5 गुना लगभग बरगद का पेड़ जो है वो सर्वाइव कर पाता है। कई सारे लोग तो ये मानते हैं कि बरगद का पेड़ जो है ये माना जाता है कि 2,500 साल तक भी सर्वाइव कर पाता है, पर फिर भी एक पैटर्न अगर समझें तो 200 से 250 साल लगाकर हम लोग चलते हैं। इसके ऊपर जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि बरगद का पेड़ आखिर क्यों इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है। तो जब मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई, और मैं भी सरप्राइज था कि आखिर हम लोग सोचते कैसे हैं, मतलब हमारा सोचने का पैटर्न क्या होता है। कोई समस्या दिखी तो उसका सोल्यूशन निकालने के बारे में हमारा माइंड जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में समस्या क्या क्या है, और फिर हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। कुछ ऐसा ही काम किया बरगद के पेड़ ने। बरगद का पेड़ बोला कि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं एक स्मार्ट पेड़ हूँ। मतलब मैं स्मार्ट पेड़ कैसे हूँ, तो यहाँ पर इसके बारे में पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ, फिर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। स्मार्ट पेड़ मैंने बोला मतलब एक तरीके से स्मार्टनेस कुछ तो होगी ना। जी हाँ, जब साइंटिस्ट स्टडी करने बैठ गए तो उन्होंने एक पूरा पोथा निकाल दिया इसके ऊपर स्टडी कर करके, आखिर क्या है बरगद का पेड़, इतना पुराना कैसे हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें क्या है, मतलब इसके बारे में। वो नहीं कहते बाल की खाल उखाड़ लेना, जो कि साइंटिस्ट का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सोचने का तरीका भी होता है। तो जब वो इस बाल की खाल उखाड़ने बैठ गए तो उनके सामने कई सारी इंटरेस्टिंग स्टडी सामने निकल कर आई। सबसे पहली स्टडी अगर आप लोग देखें, बरगद का पेड़ जो होता है वो एक पर्टिकुलर जड़ के ऊपर खड़ा रहता है। तो यानी कि जो पर्टिकुलर पेड़ जो होता है, अपनी जो रूट होती हैं उनका जो पकड़ होती है ज़मीन के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हरी भरी होती हैं। तो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी शानदार तरीके से करती है, और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है बरगद के पेड़ की काफ़ी शानदार होती है। यानी कि पहला पॉइंट अगर मैं इंसान की प्रवृत्ति से देखूं तो बरगद का पेड़ जो है वो अपने आप को हेल्दी रखता है। जो हेल्दी रहेगा वो लंबे समय तक टिका रहेगा। जैसे कि अगर आप लोग रेगुलर अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी अपने आप बढ़ जाएगी। गुटखा, दारू, शराब, ये सारी चीज़ों से डिस्टेंस बना के रखेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, एक बैलेंस डाइट लेंगे, सोने उठने का पैटर्न ठीक कर लेंगे। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ आप लोग सुधार लें तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधरना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि ये बेस है। मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ ज़िंदगी में, 3 चीज़ें सुधार लेना: सोना और उठने का पैटर्न, एक्सरसाइज और खाना, बैलेंस डाइट, मतलब जंक फूड नहीं खाना। 3 चीज़ें सुधार लो, बाकी सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर फिट हो जाएंगी आप लोगों की। तो बरगद का पेड़ सबसे ज़्यादा हेल्दी है, तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये निकल कर आई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर इनके द्वारा स्टडी की गई वो पता चली, और मैं सरप्राइज था इस चीज़ को लेकर। जैसे अभी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। तो ये हम क्या करते हैं, अपने आप को पोल्यूशन के हिसाब से ढाल लेते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो ढाल नहीं पाते हैं। कोरोना का ले लो, बहुत सारे लोग ऐसे थे कोरोना के हिसाब से ढल गए, कोरोना शरीर पे घूम रहा है, उनको टेंशन ही नहीं है, ठीक है। मतलब एक तरीके से उसके साथ में जीना सीख लेना। बरगद के पेड़ के जीन्स भी कुछ ऐसे ही हैं। जब स्टडी की गई तो बोला गया कि ये जो है एक तरीके से जिस माहौल में रहता है ना, उस माहौल में अपने आप को ढाल लेता है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि खासकर जो बीमारी होती है उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। मतलब इसके जो जीन होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बना लेते हैं कि आसपास जो भी बीमारी है उससे वो अपने आप को एक तरीके से स्ट्रांग बना लेते हैं, उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं डालते हैं। जैसे मच्छर नहीं है, रूम में जला लो मोर्टिन वगैरह, जो भी आप लोगों को जलाना है, घूमते रहेंगे वहीं पे, तो वो काम आप लोग ये करता है। तो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जो भी आसपास में जो चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं कि सामने वाला है इसको मार के चला गया, नहीं, ये भाई साहब उसको सुधार देगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में कई बार आप लोगों ने देखा होगा इन्वायरमेंट के बारे में, जब आप लोग बात करते हैं बहुत ज़्यादा हीट हो गई, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, तो उन चीज़ों को भी ये सहन करने की शक्ति अपने अंदर रखता है। तो इसके जीन्स ऐसे होते हैं, इसने सीखा है बेसिकली इन्वायरमेंट से कि दिक्कतें क्या क्या आती हैं। आप लोग पढ़ने स्टार्ट करते हैं, घर से पैसे आ रहे हैं, 1 साल हो गया एग्जाम नहीं निकला, 2 साल हो गया एग्जाम नहीं निकला, तो स्ट्रेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चा गाँव में टॉप कर रहा था वो बच्चा शहर में आके अपने आप को डिप्रेशन में नजर पाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी भी चीज़ें बाहर देखने को मिलती है, क्योंकि अपने गाँव में वो बादशाह था। ऐसी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट उसको नहीं आता है, और वही टॉपर जो होता है वो कई बार सुसाइड करता हुआ नजर आता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो बरगद के पेड़ ने ये चीजें सीख ली कि कैसे सहन करना है इस स्ट्रेस को। अगर गर्मी आती है, कभी बहुत सारी एक तरीके से सूखा पड़ जाता है, या बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है, तो इसने अपनी जड़ें भी इतनी स्ट्रांग बना रखी है, अपने अंदर सहन शक्ति जो है इसने पैदा कर ली है। टोलरेंस आप लोग बोल सकते हैं कि इसके जो जीन है वो टोलरेंस क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंट का भी स्ट्रेस रहता है। आप लोगों ने देखा ना कि इन्वायरमेंट में से धूप आ रही है, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, वो देखने को मिलेगा। जमीन की साइड से सूखा पड़ रहा है, ठीक है। या फिर आगे आकर अगर बात करने लगे, अगर इंसानों ने भी कुछ हरकतें कर दी, ठीक है, कई बार इंसान क्या करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर बरगद का पेड़ उन चीज़ों को भी सहन करने की शक्ति रखता है कि पोल्यूटेड पानी भी अगर इसके अंदर जाता है तो उसको भी यहाँ पर एक तरीके से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। यानी कि हर तरीके के स्ट्रेस से अपने आप को कैसे सेव करना है, बरगद का पेड़ जो है वो सारी बातें यहाँ पर जान पाता है। ये बातें यहाँ पर इंसानों के सामने निकल कर आई। मतलब साइंटिस्ट तो उसको अलग तरीके से बता रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सहन कर लेता है, कि ये चीज़ें टोलरेंस कर लेता है, मेटाबॉलिज्म बनता है, ये अपने आप को इस तरीके से एक्सपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें टॉलरेट करता है। ये सारी चीज़ें जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इंसानों के साथ में कनेक्ट करके इस टॉपिक को देखने लगा। मैंने कहा एक इंसान अगर कोई लीडर है आज के डेट में और बरगद के पेड़ की तरीके से वो खड़ा हो गया आकर, तो इसका मतलब ये कि उसने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं कि दिक्कतें आएंगी आएंगी, स्ट्रेस आएगा ही आएगा लाइफ में, वो एक लाइफ का पार्ट है। उसको डील कैसे करना है, जिस दिन ये आप लोग सीख गए उस दिन आप लोग बरगद के पेड़ के समान अपने आप को खड़ा हो पाओगे और ज़िंदगी आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ती नजर आएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके ऊपर स्टडी करके पता चला बरगद के पेड़ के ऊपर कि भाई साहब बहुत ही शानदार तरीके से इस इंसान ने अपने ऊपर काम किया है। ये स्टडी किसके द्वारा की गई? तो ये सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये टॉपिक आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। भोपाल के अंदर में जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके द्वारा स्टडी कर बरगद के पेड़ के बारे में ये बातें बताई गई कि बरगद का पेड़ जो है किस तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय करता है, और सारी टेंशन और समस्या और प्रॉब्लम के आने के बाद भी बरगद का पेड़ जो है वो बिल्कुल सटीक खड़ा रहता है। चलो पता तो लगा लिया यार, चलो इन्होंने, पर लेकिन ये पता लगाया कैसे? क्या कोई इसका तरीका है पता लगाने का? तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानों का पैटर्न पता लगाते हैं, इंसानों के जीन के बारे में पता लगाते हैं, ऐसे ही इन्होंने बरगद के जीन के बारे में पता लगाया। उसका डीएनए देखा किस तरीके से काम करता है, उस डीएनए की इन्होंने बार कोडिंग की, उस डीएनए को फिर सीक्वेंस किया और सारा डेटा निकाल कर उसका एनालिसिस किया। तो ये जो सारे नाम दे रखे ना ACTG, ये टेक्निकल है, ज़्यादा इतना इनको ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी पीपीटी में मैं डाल देता हूँ चीज़ें, ताकि अगर आप लोग जब बैठ के पढ़ो तो आप लोग इसके बारे में पता रहे। ये इसके जो पर्टिकुलर अगर देखे तो यहाँ पर इसके कोड है बेसिकली, जैसे यहाँ पर एडेनिन, ठीक है, तो इसका A दे दिया इन्होंने, यहाँ पर थायमिन, ठीक है, इसका T दे दिया। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर याद रखिएगा कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू इनके द्वारा इस चीज़ का पता लगाया गया कि बरगद की लाइफ जो है वो इतनी बड़ी कैसे होती है, मतलब इतना सहनशीलता के साथ में बरगद जो है वो कैसे खड़ा रहता है। जो शब्द इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो गया वो हो गया जीनोम, ठीक है। तो यहाँ पर इस जीनोम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जीनोम नॉर्मली एक ऐसा शब्द है
जो कि जेनेटिक मटेरियल के लिए यहाँ पर रेफर किया जाता है। मतलब हर एक इंसान के अंदर में जीन्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना कि आप लोग के अंदर आप लोग के पेरेंट्स के जीन्स हैं। तो ऐसे ही हर एक पेड़ के अंदर, हर एक जो जीव जंतु है उसके अंदर आप लोगों को जीन्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा एक इंसान किसका बच्चा है उसका पता लगाया जा सकता है इवन उसके बाल से भी, क्योंकि पूरी बॉडी का पार्ट जो है वो जीन्स से मिलकर आप लोगों का बना होता है। इसीलिए इसको ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी कि जो डीएनए होता है ना, जो आप लोग बेसिकली एक बॉडी का पार्ट बने कि डीएनए किसका है, तो इसका सबसे पहले पता लगाया गया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा, और आप लोगों ने हालांकि इसके बारे में पहले पढ़ा भी होगा कि डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी। तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंक जो यहाँ पर फ्रांसिस क्रिक के द्वारा यहाँ पर 1953 में। तो आज की बात नहीं है यार, ये तो बहुत पुराने टाइम से साइंटिस्ट जो है झक मार रहे थे और इन्होंने इन सब चीज़ों का पता लगा लिया। और यही सारी चीज़ें आज की डेट में हम लोग को पता लगाते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ के पैटर्न के बारे में, तो इसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। और यही जो एक ऐसा एरिया है जिसमें रिसेंटली अभी कई सारे नोबेल प्राइज आप लोगों को देखने को मिले। जैसे कि आप लोग फिलहाल के टाइम पर अगर देखें, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मेडिसिन, यानी कि फिजियोलॉजी के अंदर में जो स्वांते पाबोस, ये स्वीडन के साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा यहाँ पर आप लोगों को पता ना कि अभी ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में इनके द्वारा स्टडी की गई थी। तो अभी रिसेंटली 2022 में इनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन के फील्ड में। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर जापान के साइंटिस्ट के बारे में, जो हम लोगों ने जो सीजन 9 जो क्रिप्स टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके ऊपर मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करूंगा। और उससे पहले यहाँ पर जो जीनोमिक ये सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो बात यह है कि हाई रिजोल्यूशन और बेस बाय बेस व्यू आप लोगों को ये देता है किसी चीज के बारे में। बोथ लार्ज और स्मॉल वेरिएंट जो भी उसके अंदर होते हैं उसके बारे में हम लोग को ये बताता है। इसके साथ में यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, मतलब इसकी स्टडी की जाती है जब इसके अंदर में, तो एक एक्सप्रेशन और क्या रेगुलेशन मैकेनिज्म है उसका पता आप लोगों को यहाँ पर चल पाता है। इसका डेटा आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग फिर उसको ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये है इसकी एडवांटेज जब आप लोग यहाँ पर ये जीनोम सीक्वेंसिंग जो है यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्या होता है फायदा, जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं इनहेरिटेंट डिसऑर्डर। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके पेरेंट्स के अंदर कोई बीमारी थी, अब वो बीमारी बच्चों के अंदर न जाए तो उसको आइडेंटिफाई हम लोग कर पाएंगे। यहाँ पर एक तरीके से कैंसर तक के इलाज जो है हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारी जिनका सोल्यूशन नहीं निकल रहा था उसके ऊपर हम लोग फोकस कर पाएंगे। एग्रीकल्चर के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना पा रहे हैं। इन चीज़ों की स्टडी करने के बाद ही हम लोग उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। प्लांट्स हो गए, कई सारी बीमारी के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग यानी कि सुअर बनाया, उस सुअर के अंदर का दिल यानी कि हार्ट निकाला, वो हार्ट जो है हम लोगों ने इंसान में फिट किया। वो इंसान जो है वो कुछ दिनों तक जीवित रहा, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी भी स्टडी यहाँ पर आज की डेट में की जा रही है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान जो है वो किस हद तक यहाँ पर साइंस के अंदर आज के डेट में घुसा हुआ है कि इस तरीके की भी चीज़ें देखने को मिलती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताऊं, अभी हालांकि इसके ऊपर बैन लगा रखा है, पर पता नहीं कितना बैन लगा रखा है ये अभी इसके बारे में बता नहीं सकते। रेडीमेड बेबी बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि अपने बच्चे का हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, स्किन कैसी होनी चाहिए, उसके दांत कैसे होंगे, उसका नाक कैसे होगा, उसका कान कैसा होगा, उसकी हाइट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आप लोग जिस तरीके से कपड़े नहीं बनाते हैं कि भाई साहब यहाँ से बाहाँ थोड़ी लंबी कर देना, कॉलर ना थोड़े स्टाइल में करना, ठीक है, तो इस तरीके से वो वाला पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज की डेट में ये इस लेवल पर साइंस है कि रेडीमेड बच्चे तक आप लोगों के सामने देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। ये तो पॉसिबल हो ही गया सैरोगेसी की वजह से कि आप लोगों को अगर बच्चा चाहिए तो खुद आप लोगों को एक प्रोसीजर से होने की जरूरत नहीं है कि प्रेगनेंसी की जरूरत है। आप लोग सैरोगेसी के थ्रू यानी कि किसी और की कोख में भी अपने बच्चे को पाल सकते हो। ये साइंस ने ऑलरेडी ये इसके ऊपर काम कर दिया है। इवन मूवीज भी आप लोगों ने रिसेंटली देखी होगी इसके ऊपर बनी, तो ये सिस्टम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है इंसान खुश पता है किस चीज में होता है, जब नेचर है ना, जो लाइफ है उसकी जो एक पैटर्न है उसको खोजता है या फिर उसको चैलेंज करता है। जैसे आप लोगों ने कई सारी मूवीज देखी होगी, उसमें क्या फोकस रहता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट खोजा जाए जिससे इंसान जो है वो बूढ़ा ही ना हो, यानी कि लाइफ जो है उसकी हमेशा बनी रहे, अमर हो जाए इंसान। तो कुछ ऐसा अमृत खोज में इंसान जो है वो लगा हुआ है
और बहुत सारी स्टडीज जो है वो इन चीज़ों के ऊपर की जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी जब चीज़ें चलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। तो बरगद के पेड़ के ऊपर स्टडी करना भी एक इसी प्रोसीजर का पार्ट है कि हमारे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करके हम लोग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टॉपिक इतना बड़ा हो चुका है आज की डेट में, इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। यानी कि बायोलॉजी के साथ में हम लोगों ने मिक्स कर दिया टेक्नोलॉजी को, इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर यूपीएससी को भी मजा आया, उसने बोला कि चलो देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का कैसा हमारे देश में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोग्रेस चल रहा है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बोला गया कि व्हाट आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स इन द अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, कि यहाँ पर क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए इसके फील्ड में, और ये जो हुए क्या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है गरीब सेक्शन में, जो सोसाइटी का है एक गरीब तबका, उसकी लाइफ को इंप्रूव करने में। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में बात करें, ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक किसान जो कि उनको अगर ये फसल मिलती है तो काफ़ी लार्ज स्केल पर पॉजिटिव चीज़ें निकाल कर लेकर आती हैं। बहुत सारी ऐसी जो आज के डेट में एनिमल की ब्रीड बेसिकली बनाई जा रही हैं, और एक से गायें आप लोगों ने देखी है, ठीक है, मिक्स कर कर यहाँ पर साहिवाल तरीके से, मतलब कई सारे ऐसी ब्रीड नहीं आ रही है जिससे कि ज़्यादा दूध दे। तो ये हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजी के साथ में टेक्नोलॉजी को मिक्स कर कर हम लोग ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये क्वेश्चन ही पूछा गया, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। यूपीएससी इतना खुश हुआ कि इसके ऊपर यहाँ पर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी है और बोल दिया कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है, कि कैसे इसका इस्तेमाल किया सकता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग को यूज किया सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए जीन जो यहाँ पर जेनेटिक मेकर्स होता है, ठीक है, ताकि जो भी बीमारी है, रेजिस्टेंस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग चेक कर सके प्लांट के अंदर, इंसानों के अंदर में। ये टेक्निक हेल्प करती है रिड्यूस करने में टाइम, किसी पर्टिकुलर वैरायटी या क्रॉप को डेवलप करने में। तो सही है बिल्कुल। बोला गया कि यहाँ पर इसकी वजह से डेसिफर किया जा सकता है होस्ट पैथोजन या रिलेशनशिप इन क्रॉप्स, यानी कि कोई बीमारी लग गई है तो उस रोगाणु को हम लोग जान सकते हैं इसकी हेल्प से। तो देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है जो टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात करे, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अभी इवोल्यूशन के फेज में है, जिसका ओरा धोरा पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर हम लोग स्टडी करके पता लगा सकते हैं, तो अक्सर सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलती है। ये एक पैटर्न आप लोगों को यूपीएससी के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। पर लेकिन ये चीज़ें 99% ही सही रहती हैं। अगर एग्जामिनर का दिमाग खोला, मतलब वो उबला खोलते पानी में उबला, तो फिर वो आप लोगों का दिमाग जो है खोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फिलहाल आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहाँ पर नॉर्मली आप लोग सोच रहे होंगे कि यूपीएससी खेल गए। यहाँ पर 2022 में बोला गया डीएनए बार कोडिंग जो टूल है उसका जो यूज किया जाता है, किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर बोला गया कि एज ऑफ द प्लांट और एनिमल का पता लगाने में कि इसकी एज क्या है। दूसरा बोला गया कि डिस्टिंग्विश करने में अमंग स्पीसीज दैट लुक्स अलाइक, उनको अलग अलग बताने में। आइडेंटिफाई करने में अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट जो मटेरियल होते हैं, तो यहाँ पर इन प्रोसेस ऑफ फूड। तो यहाँ पर ये बोला गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 3 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से यहाँ पर देखोगे, किसी चीज का अगर एज वगैरह का हम लोग को पता लगाना है तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने सुना है, C14 कार्बन डेटिंग के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो उससे यहाँ पर पता लगाया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत हो गई। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अगर सोचोगे तो यहाँ पर तो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर खेलेगा एग्जामिनर, तो आप लोग समझ जाना है, ठीक है। पर वो तब समझोगे जब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके जाओगे, और ये लाइफ में भी है। जब बहुत सारी प्रॉब्लम में से आप लोग होकर गुजर जाते हो तो फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आने लगते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब वोल जीनोमिक सीक्वेंसिंग हम लोग करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या सीक्वेंसिंग रहती है, डीएनए शेयरिंग रहती है, डीएनए बारकोडिंग रहती है, डीएनए सीक्वेंसिंग रहती है, और डीएनए एनालिसिस। सही आंसर क्या है, करेक्ट बताना है। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, ABCFD। आप लोग बताइए, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले ही, मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग दोगे। सही आंसर क्या है, ये यहाँ पर डेटा एनालिसिस मैंने बोला था, ना कि डीएनए एनालिसिस, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से फ्यूचर में बन सकते हैं। ध्यान से पढ़ना, बड़े ही ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से और बड़े प्यार से आप लोग दे पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। और वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में बात की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जब कंप्लीट आप लोग जानकारी लेते हो तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हाई रिजोल्यूशन बेस बाय बेस व्यू आप लोगों को देता है, कैप्चर करता है बहुत लार्ज और स्मॉल जो भी उसके अंदर चेंज रहते हैं, आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल जो भी यहाँ पर पॉजिटिव वेरिएंट जो भी है यहाँ पर, एक तरीके से उनकी स्टडी करता है, एक्सप्रेस पूरा आप लोगों के सामने देखने को मिलता है।
इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी डिलीवर करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम में, यहाँ पर आप लोगों के सामने डेटा निकल कर आता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि आप लोगों को क्या करना है कि गलत कथन आप लोगों को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, पर लेकिन इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। जब पीपीटी डालूंगा तो आप लोग यहाँ पर करेक्ट देखना, क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट के बेस पर यहाँ पर सेट की गई है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। कई बार थोड़ी बहुत इस तरीके की मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप लोग उसको बता दिया करो, या तो पीपीटी में करेक्ट कर दिया करूँगा, या फिर आप लोग बता दिया करो कि ऐसे ऐसे है, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखा करो, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिकली करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो अगर सारी स्टेटमेंट आप लोग पढ़ोगे यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि लंबा समय इसको लगेगा। इन रियलिटी मैंने आप लोग क्या बताया था कि शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, बाकी सारी की सारी जो है करेक्ट है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो इस तरीके से यार टॉपिक को तैयार करो। अब आप लोगों को पूरा मुद्दा बता दिया कि आखिर क्यों यहाँ पर बरगद के पेड़ को लेकर स्टडी की गई, क्या इससे रिलेटेड जो मुद्दा था पूरी सारी चीज़ समझा दी, पता क्या चला उसके बारे में। फिर हम लोगों ने जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में यहाँ पर जाना, कैसे कैसे उसको करते हैं, उसके बारे में क्या एडवांटेज क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो समझा, बेसिक चीज़ें होती क्या है। अब की बार का जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है कम से कम वो भी आप लोगों को पता चल गया, जो कि क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे 2 साल में लगातार, और एक कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा फ्रेम किए गए, और इसी के साथ में ये आंसर राइटिंग हो गया। अगर ऐसे टॉपिक को तैयार करोगे तो मैं ये बोलता हूं कि एग्जामिनर को जाकर पढ़ा दोगे। तो ये होता है तैयार करने का तरीका। अब कुछ भी इससे पूछ ले या किसी को आप लोगों को बताना पड़ जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आप लोगों को होगा। अगर है तो फ्री बताना, मैं हूं ना, टेंशन काहे को है। एंजॉय करो, ध्यान रखते रहो, और फीडबैक जरूर दे करो। जैसा भी आप लोगों को टॉपिक लगता है या कोई डाउट होता है तो उसको पूछ लिया करो, लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो, ओके। आइए, कौन बनेगा छोटू करोड़पति है आप लोगों के सामने। आप लोगों को बताना है कि ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है यहाँ पर टोरपैक्स, ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या फिर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट बात की जा रही है NAFED और NCC, ये इंटरवेंशन मार्केट के बारे में। यहाँ पर किस पर्टिकुलर चीज को लेकर इनके द्वारा मार्केट में इंटरवेंशन किया गया ताकि प्रोडक्ट सही से चलता रहे। टमाटो, व्हीट, ओनियन, पेडी, इसका भाव जो है मेंटेन रखने की बात की जा रही थी। मिलिट्री सर्विस टू द वुमेन फर्स्ट टाइम 25 ईयर हैज बीन ओपन बाय विच कंट्री, ये वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राजील या फिर यहाँ पर इक्वाडोर। सही आंसर क्या है ये बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है इलीगल माइग्रेशन बिल के बारे में, किसके द्वारा पास कंडक्ट कराया गया, यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस किया गया, यूके, यूएसए, जर्मनी या फिर बेसिकली फ्रांस के द्वारा। ये क्वेश्चन है सीसेट का, इसको अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर बताया जाएगा। तब तक हम लोग देखेंगे अपनी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। आप लोग अटेम्प्ट करो इन क्वेश्चंस को। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये मैन मेड रिजर्व है जो कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के पार्ट है। 1961 में इसको बनाया गया पंजाब के अंदर में। तो यहाँ पर जो शिवालिक रेंज है, फुट हिल रेंज है, वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर में कई सारे फूल पत्ती पेड़ पौधे आप लोगों को और जीव जंतु देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर इंडेंजर्ड इंडियन पेंगोलिन, इजिप्टियन वल्चर, लेपर्ड, ये कई सारी ये प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस क्या है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर प्लेस है। इंडिया और चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस 1954 में जो हुआ था वो यहीं पर ही मिले थे। तो उसके लिए भी ये काफी फेमस है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बात की जा रही है यहाँ पर पंजाब के अंदर में, तो देख लीजिएगा आप लोग, और भी कई सारे वेटलैंड वगैरह हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को आंसर बता देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन आ रहे। तो इसका आंसर है यहाँ पर डी, ये है बेसिकली इंडिया, ठीक है। तो हमारे से रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है, इसको टोरपैक्स बोलते हैं, ठीक है। अरेबियन सी में यहाँ पर देखने को मिली नवंबर से लेके मार्च के महीने में भी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये पर्टिकुलर क्या है, ये ओनियन के प्राइस को मेंटेन रखने की कोशिश की गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो NAFED और इसी के साथ में जो नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उससे रिलेटेड आप लोग याद रखेगा ओनियन का प्राइस कैसे मेंटेन रखना है। कोलंबिया एक ऐसा देश है, मैप में जाकर इसको जरूर देखना एक बार कहां पर लोकेटेड है, ताकि आप लोग याद रख सकें। इसके द्वारा अभी मिलिट्री में अपने लोगों को, बेसिकली महिलाओं को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। इलीगल माइग्रेशन भी यूके लेकर आ रहा है, दुनिया में राज करने वाला आज के डेट में लोगों से परेशान है। देखते हैं सुधरती कैसे हैं चीजें। आंसर यहां पर सी हो गया इसका 125। एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाते हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने हैं, तो आप लोग की इंग्लिश भी इंप्रूव होती नजर आएगी। हैफ्ट का मतलब होता है बलवान, शक्तिशाली, बाहुबली। अमनेंद्र बाहुबली।
ठीक है, तो याद रखिएगा। रिसाउंडिंग का मतलब होता है शानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नहीं, तैयार है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइसिंग। वॉइसिंग का मतलब है अपने आप को व्यक्त करना, ठीक है। तो एक तरीके से नहीं, कुछ भी अपने आप को एक्सप्लेन करना, जैसे मैं अपनी चीज़ें कई बार आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो अपनी वॉइस में आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। तो व्यक्त करना बोलते हैं। कंस्ट्रेशन क्या होता है यहाँ पर? कंस्ट्रेशन तो ये होता है एक तरीके से चिंता करना, किसी चीज़ को लेकर कंस्ट्रेन हो जाना, आप लोगों ने सुना होगा। उसी कंस्ट्रेन से कंस्ट्रेनेशन निकल कर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चिंता वाली बात हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पर कन्फर्म, एक तरीके से अनुरूप बोलते हैं, एक तरीके से कंप्लाइन करना, अबाइड करना, ओबे करना, कि हाँ कंफर्म कर दे कि हम लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, कौन सा आर्टिकल सबसे बेहतरीन लगा ये बताना, और फीडबैक जरूर देना। हेलो SLV यूज़र्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पेड कोर्स में जाकर और अपने कोर्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपना एप्लीकेशन का होम स्क्रीन खोलते हैं तो हमें ये पेड कोर्स का सेक्शन सबसे पहले दिखाई देता है। हमें इसको टैप करके ओपन करना है, और ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले माई कोर्स दिखाता है, जिसमें हमारा जो भी कोर्स परचेज्ड है वो होता है। फिर होम आता है एंड देन ऑल कोर्स। हमें हमेशा ऑल कोर्स पर जाना है जब हमें कोई कोर्स परचेज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद परचेज़ करने के बाद हमें वो कोर्स अपने माई कोर्स में दिख जाता है। अब हम बात करते हैं क्लास नोट्स की। जो अभी कोर्स लॉन्च हुआ है क्लास नोट्स, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो हम उस कोर्स को व्यू कोर्स करेंगे। व्यू कोर्स करने के बाद हमें सब्जेक्ट पर या लाइव पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना है। जैसे हम टेलीग्राम पर टैप करेंगे, वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, एंड व्यू करते ही आपका टेलीग्राम पेज खुल के ज्वाइन चैनल आ जाएगा। आपको यहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओके, थैंक यू।